दोस्तों नमस्कार। कितना असर पड़ेगा इन राज्यों के चुनाव को लेकर? कितना असर पड़ेगा 2024 के चुनाव जब होंगे तो इन राज्यों के चुनाव परिणाम क्या वाकई असर डाल पाएंगे, या फिर कितना असर पड़ेगा इन राज्यों के चुनाव में जो मुद्दे लगातार उछल रहे हैं, उन मुद्दों के आसरे क्या 2024 के चुनाव तक की कोई लकीर खींची जा सकती है? बड़ी दूर की गोटी है ये, लेकिन आज चुनाव की शुरुआत हो गई वोटिंग से। पहले चरण की वोटिंग हो गई। मिजोरम में हर नागरिक ने वोट दिया और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के भीतर पहले चरण की वोटिंग 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुई, यानी 20 विधानसभा सीटों पर हुई। सवाल सबसे बड़ा यह है कि कौन से संकेत ऐसे उभर आए जिसको लेकर बड़े सवाल आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति को और समाज को प्रभावित कर सकते हैं। तो 3 संकेत खुले तौर पर हैं। पहला संकेत, मणिपुर पर प्रधानमंत्री की खामोशी ने कमोवेश समूचे नॉर्थ ईस्ट राज्यों को प्रभावित किया है और पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के भीतर बड़ी तादाद में आदिवासी हैं और उन आदिवासियों का धर्मांतरण कहें या उन आदिवासियों का धर्म जो है वह ईसाई से जुड़ापन है। और उसी को काउंटर करने के लिए आरएसएस ने 1946 में ही पहला कदम असम में रखा था और उसके बाद धीरे धीरे वह पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैलती चली गई। त्रिपुरा के भीतर तो कई स्वयंसेवकों की जान भी गई। लेकिन इस दौर में आरएसएस को हमेशा से यह लगता रहा कि आदिवासियों के बीच उसकी पहुंच और पकड़ बड़ी मजबूत हो चली है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दरअसल आरएसएस का वनवासी कल्याण आश्रम जो है उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के जशपुर से हुई थी 1952 में। तो पहला सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस आरएसएस के ऊपर जिम्मा है कि वह बीजेपी के लिए राजनीतिक जमीन सामाजिक तौर पर इतनी पुख्ता बनाए कि जब उस पर राजनीति हो तो उसका असर सामाजिक जमीन पर ना पड़े, जिसकी तैयारी आरएसएस अपने स्वयंसेवकों के जरिए करती है। लेकिन मणिपुर का असर समूचे नॉर्थ ईस्ट में कैसे हुआ है, इसका अंदाजा सिर्फ एक बात से लग सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ केंद्र में खड़ी है, उस पॉलिटिकल पार्टी को कई मौके पर कहना पड़ा, हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और आज भी कई अलग अलग जगहों पर राज्य के मुख्यमंत्री कहें या एमएनएफ के लीडर कहें, हर जगह पर वह एक ही बात का जिक्र करते थे, देखिए हम तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी बीजेपी अपना चुनाव लड़ रही है और हम दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। क्या वाकई यह कल्पना की जा सकती है कि नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से राजनीतिक दल जिसकी पहुंच और पकड़ एक छोटे से राज्य भर में है, वह खुलकर केंद्र की नीति और प्रधानमंत्री की मणिपुर पर खामोशी को निशाने पर ले ले? और सवाल यह भी नहीं है कि जब उन्होंने मना कर दिया कि वह प्रधानमंत्री के साथ अब मिजोरम में किसी सभा में शामिल नहीं होंगे, तो इसका मतलब यह मान नहीं लिया गया कि क्या वाकई नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरीके से बीजेपी कट चुकी है? तब शायद यह सवाल नहीं था। लेकिन आज के वोटिंग पैटर्न ने पहला मैसेज दिया कि नॉर्थ ईस्ट पर बड़ा जबरदस्त असर मणिपुर की घटना के बाद प्रधानमंत्री की खामोशी या बीजेपी के रुख को लेकर रहा है। यह पहला असर है। दूसरा असर आदिवासियों को लेकर है। हालांकि आदिवासी बड़ी तादाद में नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, लेकिन जैसे ही आप छत्तीसगढ़ में कदम रखते हैं और जिन जगहों पर आज वोटिंग हुई है वहां पर आदिवासियों की तादाद बड़ी मात्रा में है। उन आदिवासी इलाकों में खास तौर से कॉरपोरेट का दखल क्या बीजेपी की सत्ता के जरिए हुआ? इस मैसेज को कांग्रेस ने कन्वे कर दिया। या राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो लगातार कहते थे कि अडानी और छत्तीसगढ़ के बीच मैं खड़ा हूं, तो क्या अडानी के खनन और अडानी का वहां पर जो कॉरपोरेट दखल है उसके काउंटर में लोगों के जहन में सवाल उठ रहे थे क्या? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, अगर आदिवासी का सवाल नॉर्थ ईस्ट से लेकर छत्तीसगढ़ से
खड़ा हो जाता है तो फिर अगले चरणों में जो वोट होने हैं वो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के भीतर बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी वहां का सच यही है कि जिसने आदिवासी सीटों पर जीत हासिल कर ली उसकी सत्ता बन जाती है। मध्य प्रदेश के भीतर 45 सीटें हैं, 25 सीट राजस्थान के भीतर है जो सुरक्षित है शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो क्या यह एक ऐसी मोटी लकीर है जो कि लोकसभा चुनाव तक आते आते कहीं ज्यादा गहरी हो जाएगी? क्योंकि इस देश के भीतर में आदिवासी और वनवासी का सवाल राजनीतिक तौर पर जब राहुल गांधी ने खड़ा किया तो क्या वाकई किसी को इसका एहसास था कि यह सीधा हमला वनवासी शब्द के जरिए आरएसएस पर हो रहा है, उसी आरएसएस पर जिस आरएसएस ने अपनी राजनीतिक जमीन को बनाया और बीजेपी के अनुकूल कर दिया। यह कोई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां नहीं है। तो आइए आज के वोटिंग पैटर्न को लेकर शुरुआत कहां से की जाए। शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं, उसके बाद आपको मिजोरम ले चलेंगे और मिजोरम का असर और उसके चुनाव परिणाम का असर क्यों कह रहे हैं इस दौर में, खास तौर पर कि इसका असर बड़े व्यापक तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट पर पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ के भीतर आज जिन 20 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें से 17 सीट यूं भी कांग्रेस के पास है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इससे पहले यहां पर कम सीट जीत पाई। 20 में से 12 सीट उसने पहले भी जीते थे। और जब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लोकसभा चुनाव में लहराता है तो कहा जाता है कि फिर विधानसभा चुनाव के परिणाम मायने नहीं रखते हैं। तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दायरे में भी इन 20 विधानसभा सीटों में से 9 सीट पर कांग्रेस आगे थी, 11 सीट पर बीजेपी आगे थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2018 में बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीतती है और उसके वोट परसेंटेज 34% रहते हैं। और दूसरी तरफ 46% से ज्यादा वोट कांग्रेस के और वो 17 सीट जीत जाती है। सवाल है उससे पहले क्या था? उससे पहले भी कमोवेश यही स्थिति थी क्या? जी नहीं। परसेंटेज ऑफ वोटर सीट का एक अंतर था, यानी 2013 से 2023 तक जब आप 10 साल का सफर करेंगे तो 3 बातें इन 20 विधानसभा की सीटों पर आपको और दिखाई देगी। जो आदिवासी बहुल इलाके हैं छत्तीसगढ़ के भीतर, अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं और उसमें खास तौर से आज जिन जगहों पर वोटिंग हुई उसमें राजनांदगांव, कोंटा, कवर्धा, दंतेवाड़ा, चित्रकूट, बस्तर, कबीरधाम, ये जो कुल मिला के जो 7 जिलों पर वोटिंग हुई है और 7 जिलों की 20 सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसमें एक राजनांदगांव जहां पर रमन सिंह जीते थे 16,963 वोट से, और दूसरी सीट थी दंतेवाड़ा की जिसमें 2,172 सीट से बीजेपी जीती थी। खैरागढ़ की एक सीट जोगी ने बनाई थी, जोगी कांग्रेस बनाई थी, जोगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस जेसीसी नाम से उन्होंने पार्टी बनाई थी, वह सिर्फ खैरागढ़ की सीट इन 20 सीटों में जीत पाए थे। 870 सीट से वो जीते थे। तो पहला सवाल यह उठ सकता है कि बीजेपी क्या कुछ और सीट जीत सकती है? कांग्रेस क्या सस्टेन कर सकती है? खास तौर से सबसे महत्वपूर्ण है राजनांदगांव जहां से रमन सिंह आते हैं, वहां की डोंगरगांव की सीट, डोंगरगढ़ की सीट, खुज्जी की सीट, खैरागढ़ की सीट, ये तमाम सीटों के जो वोटिंग पैटर्न हमारे जो वहां पर सहयोगी या मित्र हैं जो पत्रकार के तौर पर हैं उनसे जब संवाद हो रहा था तो वो एक पैटर्न का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि सामान्य तौर पर आदिवासियों के बीच अलग अलग जिले में एक सरीखा पैटर्न हमेशा से रहता है। और राजनांदगांव चूंकि रमन सिंह के पकड़ का इलाका रहा है तो वहां यह माना जाता था कि जिन जगहों पर रमन सिंह है मौजूद और उनकी मौजूदगी जिन इलाकों में है वहां पर उनके अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में अनाज बहुत बांटा। लेकिन पहली बार मुश्किल यह हो गई है कि राजनांदगांव को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए इन जगहों पर किसी भी जगह पर, यहां तक कि दंतेवाड़ा से भी जो जानकारी निकल कर आई वह भी बीजेपी के अनुकूल नहीं है। और खास तौर से वह इलाके जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों का जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि आज नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली हिंसा देखने को मिली। कांकर के क्षेत्र में जो बांदे क्षेत्र है वहां पर
माड़ पर खंजूर का इलाका और उलिया का इलाका है, वहां पर बीएसएफ और बस्तर फाइटर्स जो है उनसे नक्सलियों की भिड़ंत की खबर आई। दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र में आईडी ब्लास्ट को बिछाया गया था, उसको पहले पकड़ लिया गया। सुकमा के इलाके में दूरमा और सिंगाराम, यहां पर छिटपुट हिंसा की जानकारी आई। मोहला मानपुर के इलाके में 18 दिन पहले ही बीजेपी के एक नेता की हत्या कर दी गई थी। आज लोगों में आक्रोश था कि उनका नाम, कुछ दो गांव के लोग कह रहे थे हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। बीजापुर के भीतर जो खास तौर से टिम्बापुर का इलाका है, मारूबाका का इलाका है, पुष्बांका का इलाका है, यहां से भी आवाज आ रही थी। मैसेज इसके बाद कवर्था में जाइएगा तो कवर्था में पहली बार बायकॉट की खबर कुछ गांव से आई। पंडरिया हो या झिरिया गांव हो, यहां से विरोध के स्वर निकल कर आ रहे थे कि हमारा विकास दोनों पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं करती है। बस्तर के चांदामेटा गांव में भी आक्रोश था लोगों के भीतर। जब इस मैसेज को दे रहे हैं तो एक क्षण के लिए जरा सोचिए कि छत्तीसगढ़ के भीतर आज जिन इलाकों में वोटिंग हो रही थी उसमें खास तौर से कांकेर का इलाका, भानु प्रतापपुर, कांकेर और अंतागढ़, तीनों सीट सुरक्षित है शेड्यूल ट्राइब के लिए। और जिन 20 सीटों पर वोटिंग हुई है इसमें 11 सीट आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। यहां बीजेपी पिछली बार सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। तो पहला मैसेज है, क्या आदिवासी ने अपने आप को पूरी तरीके से बीजेपी के अनुकूल इस वोटिंग में कर लिया क्या? कहीं से जवाब नहीं आया कि ऐसा हुआ है। यानी पहला मैसेज है कि आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी के सामने मुश्किल अगर स्थानीय और लोकल स्तर पर है तो इसकी अनुगुंज अगर 2024 तक जाती है या आने वाले वक्त में यही स्थिति धीरे धीरे मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी अपने दायरे में ले लेती है, तब क्या होगा? वह भी उस परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सोच समझकर इस देश के राष्ट्रपति पद पर इस देश में पहली बार किसी आदिवासी, वह भी महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बना न दिया। उसके बावजूद भी अगर ट्राइबल्स के भीतर संदेह है बीजेपी को लेकर, और उसके बावजूद भी संदेह है आरएसएस की उस जमीन को लेकर जहां पर वो काम करती है, वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए या फिर अलग अलग तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में वो काम करती है, ये सवाल इस दौर में बड़े हो गए हैं उन इलाकों में जिन इलाकों से वह भारत कटा रहता है, जो भारत शहरी मिजाज को जीता है और जहां पे बीजेपी की पहुंच और पकड़ मजबूत है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी बहुल इलाके, यहां पर मुश्किल बहुत साफ तौर पर जिन 20 क्षेत्रों में नजर आ रहा है उसमें कुछ सीटों का और नाम ले लें जहां जहां हमारी बातचीत हुई, खासतौर से बस्तर के इलाके में जगदलपुर, बस्तर और चित्रकोट और बस्तर दोनों शेड्यूल ट्राइब की सुरक्षित जगह है। बीजापुर, यहां पर भी बातचीत हुई, यहां पर भी आदिवासी सुरक्षित सीट है। ये कोंटा जो है ये दरअसल राज्यों के बीच ऐसा पॉइंट है जहां पर नक्सली हिंसा जो होती है कोंटा के इलाके में, एक तरफ उड़ीसा है, दूसरी तरफ तेलंगाना है, तीसरी तरफ छत्तीसगढ़ है। इसीलिए यह बड़ा सेंसिटिव इलाका माना जाता है और यहां पर कांग्रेस लगातार जीतती आई है। लेकिन एक क्षण के लिए हमें लगता है कि हम आगे बढ़ें और इसका मैसेज आने वाले वक्त की उस आदिवासी ट्राइबल बेल्ट की दिशा में जाएं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। जरा अंतर समझिए कि बस्तर के भीतर में जो बीजेपी और कांग्रेस के आदिवासियों के वोट परसेंटेज पे असर रहता है वो 20% से ज्यादा का रहा है पिछली बार, जो इस बार बढ़ सकता है, जो संकेत है। बीजापुर में लगभग ये 30% तक अंतर रहता है, जो इस बार बढ़ सकता है। मान लीजिए पिछली बार बीजापुर का जिक्र करें, एक तरफ 60%, दूसरी तरफ 28%, यह परिस्थिति है। इसके बाद कांकेर के भीतर में 10 से 15% का अंतर हमेशा से रहा है। एक तरफ 50% है, दूसरी तरफ 34-35% बीजेपी की है। जो खास तौर से जिसका जिक्र एक सुकमा का इलाका है, इसका भी करने की जरूरत है। यह आदिवासी नक्सल बहुल इलाका है और नक्सल प्रभावित इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है। यहां पर 35% वोट कांग्रेस के पक्ष में तो 27% बीजेपी के पक्ष के जाने की परिस्थिति है। लेकिन इन इलाकों से मैसेज जो भी निकलता हो, लेकिन एक क्षण के लिए हमें लगता है हम मिजोरम जाएं उससे पहले यह सोचिए, आदिवासियों के भीतर एक टीस हमेशा से रही है कि कोई आदिवासी सीएम क्यों नहीं होता है। 1969 में नरेश चंद्र सिंह थे जो कि सांगड़गढ़ के एमएलए थे, वह 13 दिन के लिए वहां पर बने थे और उसके बाद
13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक सारंगढ़ के राजा जो आदिवासी थे, ये रायगढ़ जिले में आता है, वह सीएम बने थे। उसके बाद और पहले कभी कोई नहीं बना। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जब ये मध्य भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसको मध्य प्रांत कहते थे, सीपी एंड बरार का इलाका कहते थे, भोपाल भी उसके दायरे में, रायपुर भी उसके दायरे में, नागपुर भी उसके दायरे में, ये पूरा का पूरा इलाका जो था, उस दौर में 5 सीट निर्विरोध चुन ली गई थी। 1952 जब नेहरू का हम जिक्र कर रहे हैं, नेहरू काल में क्योंकि कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता था, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, केशकाल और नारायणपुर, इन 5 जगहों पर 5 कैंडिडेट ही मिले थे और सभी निर्विरोध चुनकर आ गए। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि राजनांदगांव में 29 लोग खड़े हैं, एवरेज निकालिएगा तो 15 प्लस सभी में है। यह पहला मैसेज है कि आदिवासियों के भीतर की राजनीतिक जागरूकता ने उनको उस लाइन पर आकर खड़ा कर दिया जहां पर अब आप वनवासी कह के और शिक्षा के जरिए जो चीजें फैलाई जाती है या धर्मांतरण का जो खेल है वो ज्यादा चल नहीं पाएगा। और राजनीतिक तौर पर संघ को भी अब ये शायद समझ में आने लगा होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के भीतर यह समझिए कि हमारी टीम ने बड़ा शानदार एक चीज निकाली। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, नागालैंड का इलाका, मिजोरम का इलाका, मेघालय का इलाका, मणिपुर का इलाका और अरुणाचल का इलाका। अरुणाचल में सबसे कम 30%, मणिपुर में 41% और उसके बाद 75 से 90% के बीच नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में क्रिश्चियन है। लेकिन ये पहले आदिवासी हैं, आदिवासी से क्रिश्चियन, और इसीलिए यहां पर एंट्री आरएसएस ने अपनी की थी। और वनवासी कल्याण आश्रम 1992 में, 1952 में वह असम से शुरुआत करते हैं और जशपुर से शुरुआत करते हैं और उनकी एंट्री होते होते वहां चली जाती है, यानी छत्तीसगढ़ से निकलकर वह नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। एकलव्य विद्यालय खोले गए, बड़ी तादाद में जो भी हुआ। लेकिन जिन जगहों पर मिजोरम के भीतर की परिस्थिति है उसमें 3 बात मिजोरम को समझने के लिए और साफ होनी चाहिए। पहली बार एमएनएफ जो है खुलकर बोलती रही अपने तौर पर कि हम बीजेपी के साथ नहीं है। एमएनएफ ने 40 कैंडिडेट उतारे और जिस एजवाल सीट से, जहां पर एजवाल ईस्ट 1 है, जहां पे एमएनएफ के कैंडिडेट और फिलहाल जो सीएम हैं, 3 वक्त के सीएम जोराम थांगा जो हैं, उनके काउंटर में जो खड़े हुए हैं वो जेडपीएम के हैं। जेडपीएम जोराम पीपुल्स मूवमेंट है। यानी ये टकराव जो है जेडपीएम का और एमएनएफ का, ये राजनीतिक तौर पर मिजोरम के चुनाव को कितना प्रभावित करेगा और आपसी टकराव में लाभ क्या कांग्रेस को मिल जाएगा, ये कांग्रेस की जीत इससे तय होगी। तीनों ने, यानी एमएनएफ, जेडपीएम और कांग्रेस, तीनों ने 40-40 कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी ने 23 कैंडिडेट उतारे। लेकिन अब उसको जब कहना पड़ा और जब वो मोदी कैबिनेट में उनके मंत्री की मौजूदगी है, ये मैसेज निकल कर आया कि क्या वाकई दिल्ली से मोहभंग हो चला है। और मणिपुर के भीतर जो ट्राइबल्स की स्थिति रही और कुकी और मैतेई को लेकर जो भी राजनीतिक तौर पर दिल्ली की अपनी समझ रही, उसने झटके में पूरे नॉर्थ ईस्ट के भीतर एक मैसेज दे दिया कि ट्राइबल्स और क्रिश्चियन, यह दोनों दरअसल इस मौजूदा दिल्ली सत्ता के अनुकूल नहीं। और यह मैसेज इसीलिए या इसलिए बीजेपी के लिए मुश्किल हालात को पैदा करता है, क्योंकि इसका असर अगर आप लोकसभा इलेक्शन के भीतर भी देखना चाहते हैं तो यह समझिए कि 7 राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। इन 7 राज्यों में 11 लोकसभा की सीट है। इन 11 लोकसभा में से कांग्रेस के पास सिर्फ 1 ही सीट है। बीजेपी ने 5 सीटें जीती, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट, त्रिपुरा की 2 सीट और मणिपुर की 1 सीट। ये 5 सीट जीती और बाकी रीजनल फोर्सेस के पास है, जिसमें एमएनएफ है, एसकेएम है, सिक्किम की पार्टी जो है, एनडीपीपी है, एनपीएफ है या एनपीईपी है। ये मैसेज है कि रीजनल फोर्सेस के साथ साथ बीजेपी ने इस दौर में, खास तौर से नेशनल तौर पर भी बीजेपी ने कहा कि ईस्ट फर्स्ट की दिशा में वह काम कर रही है। आरएसएस को इससे बड़ी मदद मिली और उसने अपनी जमीन बड़ी पुख्ता करने की कोशिश इस दौर में की। लेकिन एक झटके में जब मणिपुर के सवाल पर प्रधानमंत्री की खामोशी ने असर इसलिए डाला
क्योंकि मणिपुर के चुनाव से ठीक पहले जब प्रधानमंत्री गए थे तो वो जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पहले हिंसा होती थी, अब हिंसा नहीं होती है। लेकिन जब मणिपुर में जो हुआ उस दौर में प्रधानमंत्री चुप हो गए। जाहिर है उनकी अपनी राजनीतिक सत्ता है मणिपुर के भीतर में, तो वो खामोश रह गए। इस दौर में भी देखिए वहां के लोगों से जब बातचीत होती है वो बोलते हैं हमारा समाज बहुत कटा हुआ नहीं है, राज्यों को लेकर भी। यानी ऐसा नहीं है कि एक समुदाय का प्रभाव अगर किसी एक राज्य के भीतर है तो वो दूसरे राज्य के भीतर के मुश्किल हालातों से खुद को काट लेगा, ऐसा नहीं है। असम पार करते ही आपको नजर आने लगेगा कि एक लकीर चल रही है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और यह लकीर राजनीतिक तौर पर भी चलती है। जो वहां पर छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज, पहले कांग्रेस थी, हर जगह जीतती थी, धीरे धीरे अलग अलग अपनी ताकत के हिसाब से समुदाय से निकलकर राजनीतिक दल खड़े हुए जो जीतते चले गए। इस दौर में बीजेपी ने अपना पैर बढ़ाया और पैर पसारे तो उसको जीत मिली और 5 सीटों पर जीत गई। तो क्या अगला सवाल यह है कि अगर नॉर्थ ईस्ट बीजेपी का कट रहा है और दूसरी तरफ दक्षिण उससे कट चुका है, केरल में है नहीं, तमिलनाडु में है नहीं, आंध्र प्रदेश में है नहीं, कर्नाटक वो हार चुकी है, तेलंगाना के भीतर की रिपोर्ट बतलाती है कि बीजेपी के सामने जो पिछले बार 8% भी वोट ले गए थे, इस बार कहीं वह भी ना मिल पाए, ऐसी परिस्थिति ना आ जाए। तो ये मैसेज है, क्या दक्षिण का दरवाजा बंद, ईस्ट का दरवाजा बंद। और ये सेंट्रल के भीतर में जो पूरी राजनीति और खास तौर से जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे हैं कि झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो ट्राइबल्स बेल्ट का पूरा इलाका जो नजर आता है, तो क्या इसका असर राष्ट्रीय तौर पर अगर नजर आने लगेगा तो क्या यह मुश्किल है। और संकेत इसके हैं कि अब जिन राज्यों में चुनाव की दिशा में वोटिंग पैटर्न आगे बढ़ेंगे, क्या वह हर राज्य में ऐसे ही रहेंगे या इस दौर में बीजेपी कोई स्ट्रेटजी में चेंज लाएगी। क्योंकि ईस्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़िए, लेकिन छत्तीसगढ़ के भीतर सीधे निशाने पर भूपेश बघेल को जब लिया गया तो एक सवाल था, क्या वो मुद्दा इन 20 सीटों पर असर डालेगा। यह सवाल हमारा वहां के रिपोर्टरों से जब रहा तो उन्होंने कहा नहीं। और दूसरी बड़ी बात है कि कोई नेता पहली बार बीजेपी का है ही नहीं जो कहे कि मैं जीतूंगा तो मैं सीएम बनूंगा तो मैं आपके साथ ये करूंगा। तो रमन सिंह भी हाशिए पर है, इसीलिए मुश्किल है कि इस बार वो जीत तो सकते हैं लेकिन उनका मार्जिन कम हो जाएगा। जो पिछली बार 16,000 वोट से जीते थे वह और सिकुड़ सकता है। ऐसी स्थिति इस दौर में छत्तीसगढ़ के भीतर है। तो एक तरफ ईस्ट का इलाका और दूसरी तरफ मध्य भारत के भीतर में आदिवासियों को लेकर सवाल, और यह सवाल 2018 में भी गूंजा था और यही वो वजह है जहां पर आदिवासी कांग्रेस के साथ 2018 में खड़ा हुआ था। लेकिन 2018 के चुनाव में वनवासी और आदिवासी या आदिवासी को कांग्रेस ने उस तर्ज पर नहीं उठाया था अब जितने एग्रेसिव वे में कांग्रेस उठा रही है। यह 3 संकेत खुले तौर पर है। पहला संकेत, अगर ईस्ट और साउथ का दरवाजा बंद तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई। दूसरा, आदिवासियों में अगर एक रूपता दिखाई दे गई तो फिर मुश्किल बीजेपी के लिए है। और तीसरा सवाल, अगर इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है और अगर चुनाव में हार मिल जाएगी बीजेपी को तो 2024 की दिशा उनके लिए मुश्किल हो जाएगी और कांग्रेस के लिए एक सबक या एक बड़ा मैसेज। इस दौर में उसने बहुत ही एग्रेसिव वे में चुनाव प्रचार प्रसार किया, लेकिन जनता के भीतर मोदी को लेकर जितने सवाल हैं कांग्रेस के पास उतने सवाल नहीं होंगे। तो कांग्रेस ने जहां जहां मोदी को लेकर मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश की वहां अच्छी जमीन उसके लिए नहीं बनी, लेकिन जहां उसने स्थानीय और लोकल मुद्दों को उठाया और संयोग से अभी तक अधिकतर नेता लोकल और स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द खेल रहे हैं। मोदी को लेकर जनता चुनाव लड़ रही है, स्थानीय मुद्दे और लोकल इशू को लेकर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। यह मैसेज नया निकल कर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।